हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, जो लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट है ES6 उसके अंदर ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। उसके अंदर पैरामीटर कैसे पास करना है, उसको कॉल कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये वाला एपिसोड भी आपको पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फंक्शन की यूज़ करते हैं। तो फंक्शन सिंपल जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसके अंदर सिंपल होता है कोड, जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। तो उसके अंदर हम लोग को फैसिलिटी मिलती है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपने एक बार फंक्शन बना दिया तो उसके अंदर का जो कोड है आप जितना टाइम चाहो उतना टाइम आप यूज़ कर सकते हो, और उससे आपका जो प्रोग्राम का कोड है वो भी क्लीन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप देख सकते हो कि फंक्शन आपको कैसे डिक्लेयर करना है। उसके अंदर फंक्शन कीवर्ड का आपको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन का नाम देना हो वो, उसके बाद ये जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर जितने चाहो उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर आप चाहो तो वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। तो वैल्यू अगर रिटर्न करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो रिटर्न कीवर्ड, और इसके अंदर आपको जो कोड लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिटर्न टाइप रखना नहीं रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो मैंने कॉमन सा फंक्शन यहाँ पे लिखा है। तो जनरली हम लोग फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होता है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर हमेशा हम लोग रिटर्न रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सिंपल स्टैंडर्ड तरीका होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करने का। उसी तरीके से और एक तरीका है जिसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक्सप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पे उसका कॉन्स, उसके बाद उसका नाम और इक्वल टू करके यहाँ पे फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर कुछ भी नाम नहीं दिया है। और ऊपर का जैसे यहाँ पे पैरामीटर पास किया था उसी तरीके से यहाँ पे पैरामीटर पास किया है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर एडिशन रिटर्न किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। उसी तरीके से और एक फैसिलिटी हम लोग को मिलती, तो जो ES6 वर्जन था उसके अंदर ये फैसिलिटी आई थी जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एरो फंक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे है ग्रेटर देन, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। तो ये जो केस है इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो आगे फंक्शन लिखा हुआ है तो वो पार्ट निकल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराना जो कोड था उसके अंदर, मतलब पुराना जो सिंटेक्स था उसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से फंक्शन लिखना पड़ता था। तो ये जो लेटेस्ट सिंटेक्स है इसके अंदर आप देख सकते हो तो फंक्शन हम लोग को नहीं लिखना पड़ता, उसकी जगह यहाँ पे कुछ इस तरीके से इक्वल टू करके ग्रेटर देन, तो ये बन जाता है एरो। तो इसलिए इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे जो भी आपको कोड लिखना है वो आप कोड लिख सकते हैं। तो इसकी अभी हम लोग कर लेते हैं VS कोड के अंदर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फंक्शन। उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम, इसके अंदर आपको जितने पैरामीटर पास करने उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो जनरली मैं जो कोड लिखता हूँ उसके अंदर हमेशा हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी रखते हैं। तो उसके अंदर जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे पैरामीटर पास करो, और यहाँ से मैं वैल्यू फ़िलहाल रिटर्न कर रहा हूँ। नहीं तो आप चाहो तो इसके अंदर फ़िलहाल तो आप वैल्यू console डॉट लॉग करके उसी के अंदर एडिशन आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसको हम लोग फ़िलहाल तो कॉल कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन तो बन गया। इसको अभी आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसको मैं कमेंट में रख देता हूँ, और अभी हम लोग यहाँ पे रन करते हैं नोड index.js। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो हम लोगों ने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। उसके बाद ये जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम लोग को फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन का नाम और उसके अंदर जितने पैरामीटर चाहिए उतने पैरामीटर सिंपल यहाँ पे पास कर दो। तो फंक्शन यहाँ पे फ़िलहाल तो हो जाएगा कॉल।
लेकिन आउटपुट के अंदर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट console.log के अंदर भी लिख सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल तो सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझ में आए, खास करके जो बिगिनर लोग हैं उनको समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल लिया है। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, फिर यहाँ पे आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आपने पास किया होगा, तो ये जो 10 वैल्यू है वो नंबर 1 के अंदर स्टोर होगा, ये जो 20 वैल्यू है वो नंबर 2 के अंदर स्टोर होगा। इन दोनों का एडिशन होगा और यहाँ पे रिटर्न होगा, तो इन दोनों का जो एडिशन रिटर्न हुआ है वो स्टोर होगा आपके सम वेरिएबल के अंदर, और उसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से console.log करके प्रिंट कर सकते हो। तो हम लोग उसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट के अंदर हमारा प्रोग्राम रन हो गया और फंक्शन कॉल हुआ, एडिशन का आउटपुट हम लोग को आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो दूसरी टेक्निक है वो देखते हैं, इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन। तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखो फंक्शन, और इसके अंदर तो ऊपर का जो कोड था वो अभी सेम टू सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये पूरा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाला है, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करते हैं जो भी हमारा सिंपल सा कोड है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के लिए सेम कोड है, तो इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फंक्शन आपने जो पुरानी टेक्निक था उसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी सेम ही चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नया नहीं कि आपने अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया होगा तो उसको कुछ अलग तरीके से कॉल करते थे, तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल आपने जो वेरिएबल लिखा होगा तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो जहाँ पे ऊपर वाली जो टेक्निक है उसके अंदर फंक्शन का नाम हम लोगों ने डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। तो ये जो फंक्शन है वो हम लोगों ने पूरा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो ये जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या बन जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखते आ रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी आप टाइप असाइन करो, नंबर असाइन करो तो नंबर बन जाएगा, अगर उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग असाइन करते तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं फंक्शन, तो ये जो वेरिएबल है वो आपका बन जाएगा फंक्शन। तो सिंपल है, हम लोग उसको कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो सिंपल है वो रन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऊपर वाला जो था इसको हम लोग जनरली बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, या फिर आप बोल सकते हो डिक्लेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट सिंटेक्स है वो अभी हम लोग देखते हैं एक्चुअली। तो इसको मैं पहले कमेंट में रख देता हूँ, उसके बाद कॉन्स। तो इसके अंदर अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एरो फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐसा खास चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन था वो फंक्शन कीवर्ड निकल गया है। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके नंबर 1 नंबर 2 पास कर सकते हो, और उसके बाद अगर डायरेक्ट आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखोगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे इक्वल टू और कुछ इस तरीके से ग्रेटर देन, मतलब वो कुछ इस तरीके से एरो बन जाता है, और इसको आप एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका फंक्शन हो गया, ये भी आपका फंक्शन हो गया, और ये जो हम लोगों ने अभी लिखा ये भी आपका सिंपल हो गया फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है अभी हमेशा मतलब कहीं पे भी आप देख लो वो हमेशा एरो फंक्शन ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा मतलब फैंसी लगता है और मतलब अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका और एक बेनिफिट है वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। तो खास करके उस सिचुएशन में एरो फंक्शन ज़्यादा यूज़ करना डेवलपर प्रेफर करते हैं, तो इसको भी हम लोग रन करते हैं। तो सिंपल है, वही आपका सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है, और उसको जो हम लोग कॉल करते हैं वो कॉल करने का तरीका सिंपल है। आप डिक्लेरेशन यूज़ करो तो भी आपको इस तरीके से कॉल करना है, आप अगर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो तो भी आपको इस तरीके से कॉल करना है, अगर आप एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो भी आपको इसी तरीके से कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग एरो फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके दिखाए, तो तीनों तरीके से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो।
और उसको आप कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस। तो ये जो ऊपर के फंक्शन है और ये जो एरो फंक्शन है और ये जो हम लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ किया, तो मतलब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या हम लोग को फैसिलिटी मिलती। तो सबसे पहले तो हम लोग जो पुरानी टेक्निक है उसका हम लोग फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से उसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसको कॉल किया। लेकिन अभी क्या करता हूँ मैं, तो जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है तो मतलब डिक्लेयर करने से पहले मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। तो सिंपल है, आपका फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा और आपका कोड रन हो जाएगा। मतलब फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट वो नीचे डिक्लेयर होना चाहिए तभी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इन शॉर्ट डिक्लेयर करने से पहले आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अभी एक्चुअली ये जो नीचे के दो फंक्शन जो है, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन, ये दोनों आप सेम टू सेम ही समझो, इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल तो मैं एरो फंक्शन वाला जो पार्ट है उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे पहले हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपका मतलब एरो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। तो अभी हम लोग ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन वाला जो कोड है, या फिर आप इसको एरो फंक्शन भी आप फिलहाल बोल सकते हो, तो ये जो टेक्निक है इसके अंदर आपको कंपलसरी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे उसको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो फैसिलिटी है ये हम लोग को फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर नहीं मिलता है। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन वाला कोड है तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो इसके अंदर भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी, आप देख सकते हो कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे क्या होता है, तो आपका जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। मतलब ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कंपलसरी इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो फंक्शन वाला केस है उसके अंदर ऐसा नहीं था, आप कहीं पे भी उसको नीचे भी डिक्लेयर करोगे तो भी आप उसको ऊपर यूज़ कर सकते थे। तो ये एक हम लोग को एडवांटेज मिलता है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो नेक्स्ट जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो और एरो फंक्शन का एडवांटेज आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और हम लोग एरो फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो फ्रेंड, तो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है और इसके अंदर से डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो आपका जो फंक्शन है, जब आपके फंक्शन के अंदर एक ही लाइन हो और उसके अंदर से आप कुछ इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, तो उस केस में एरो फंक्शन के अंदर हम लोग को फैसिलिटी मिलती है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको आप सिंपली निकाल सकते हो और ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको भी आप निकाल सकते हो और कुछ इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो एक ही लाइन के अंदर बन जाएगा और इसको हम लोग सिंपली कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आपका मतलब आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो जब आपका फंक्शन एक ही लाइन का हो और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एक वैल्यू रिटर्न करना हो, तो उस केस में आप ये जो एरो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट भी निकाल सकते हो और ये जो रिटर्न है वो भी आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो और आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से पूरा शॉर्ट में बन जाएगा। लेकिन यही कोड अगर आप इसके अंदर ट्राई करने जाओगे फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, तो इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट निकाल देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी ब्रैकेट निकाल देता हूँ और ये रिटर्न भी मैं निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आएगी एरर और अगर आप रन करने की कोशिश करोगे तो आपको आएगा अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो शॉर्ट फंक्शन वाली फैसिलिटी है वो हम लोग को ये जो ऊपर वाले फंक्शन है उसके अंदर नहीं मिलता है, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग को नहीं मिलता है। उसी तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर भी आप वो नहीं कर सकते। ये जो फैसिलिटी है ये कंपलसरी आपको मिलती है एरो फंक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये जो एरो फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली जावास्क्रिप्ट डेवलपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो
इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एरो फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो रिटर्न वैल्यू इन वन स्टेटमेंट, तो कुछ इस तरीके से आप एक ही लाइन के अंदर फंक्शन लिख सकते हो। पहली बात तो आपको यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड भी नहीं लिखना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लिखना है, ना ही आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। तो ये जो टेक्निक है वो एकदम शॉर्ट में हमारा काम हो जाता है। तो इसीलिए ये टेक्निक और ये जो एरो फंक्शन है ये ज़्यादातर अभी सभी जावास्क्रिप्ट डेवलपर और लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमेशा ये यूज़ होता ही होता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी कलर का एरे है। तो अगर आपने मेरा एरे वाला एपिसोड देखा होगा और उसके अंदर जो एरे के हम लोगों ने फंक्शन देखे थे उसके अंदर हम लोगों ने मैप फंक्शन भी देखा था। तो मैप के अंदर हम लोग पहले क्या करते थे, तो कुछ इस तरीके से फंक्शन पास कर रहे थे, फिर उसमें से कुछ इस तरीके से वैल्यू रिटर्न कर रहे थे। तो ये जो कलर है, ये जो रेड ग्रीन ब्लू कलर है, उसके अंदर कलर जो वर्ड है वो ऐड हो जाएगा। तो उस केस में जो पुराना केस है उसके अंदर फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता था, रिटर्न लिखना पड़ता था। तो ये लिमिटेशन निकल गई है किसके अंदर, एरो फंक्शन के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैप फंक्शन यूज़ किया है, उसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे पैरामीटर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपके 2 पैरामीटर है तो उस केस में आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। अगर आपका एक ही पैरामीटर है तो वो राउंड ब्रैकेट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो एकदम मतलब आपका जो काम है वो पूरा इजी हो जाता है एरो फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू जो भी आपको वैल्यू मिलते हैं और वैल्यू प्लस और आपको जो भी यहाँ पे रिटर्न करना हो वो आप रिटर्न कर सकते हो। तो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ये पुराना कोड में निकाल देता हूँ और यहाँ पे अभी मैं फिर से डिक्लेयर करता हूँ कलर्स और इसके अंदर रेड कॉमा ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो रेड है ये जो ग्रीन है इसके अंदर हम लोग को जो कलर वर्ड है वो सिंपल ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो पुरानी टेक्निक हम लोग करते थे वो अभी पहले हम लोग देख लेते तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। तो अगर आपने मेरे एरे फंक्शन नहीं देखे तो वो वाला एपिसोड आपको पहले देख लेना है, तभी आपको यहाँ पे आइडिया आएगा कि किस तरीके से एरो फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पहले फंक्शन आएगा जो बेसिक फंक्शन हम लोग बनाते, उसके बाद आपको एरो फंक्शन पे मूव करना है, अदरवाइज आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको हाई लेवल वाली चीज़ों पे आना है। अदरवाइज फिर आपका मतलब आपने स्टेप ही स्किप कर दिया तो आपको मतलब कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। एक दिन के अंदर आपको मतलब सक्सेस मिल जाए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्लोली जाओ, लेकिन आपको लंबा चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग पुरानी टेक्निक के अंदर यहाँ पे लिखते थे फंक्शन के अंदर होता था वैल्यू और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ से हम लोग रिटर्न करते थे वैल्यू प्लस और जो भी हम लोग को यहाँ पे ऑपरेशन करना होगा, कॉन्केट करना होगा। और ये जो फंक्शन का जो मतलब जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम लोग इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे और यहाँ पे console.log और इसके अंदर जो हमारा नया वेरिएबल है उसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और हम लोग फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एरे है वो प्रॉपरली यहाँ पे मैप हो चुका है। तो ये हो गया पुरानी टेक्निक जिसके अंदर फंक्शन हम लोग को लिखना पड़ता था, कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ता था, रिटर्न हम लोग को लिखना पड़ता था। तो ये सब ना लिखना पड़े इसलिए अभी हम लोग यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। तो यहाँ पे फिर से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर डॉट मैप ये तो सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ करने वाले एरो फंक्शन, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो हमारा एक ही पैरामीटर है इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखो, फिर यहाँ पे एरो, उसके बाद आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली कोड लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को फंक्शन लिखना पड़ता था, रिटर्न भी लिखना पड़ता था, फिर यहाँ पे फिर से ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको एकदम हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। जो भी आपको रिटर्न करना है वो सिंपल लॉजिक आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लगाओगे तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जनरली अगर एक पैरामीटर होता है तो हम लोग ब्रैकेट उसके अंदर नहीं लगाते, तो आपका 3 लाइन का कोड कुछ इस तरीके से एक ही लाइन के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हो आपका जो एरे है वो प्रॉपरली मैप हो रहा है, मतलब आपका कोड सही से रन
हो रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो अगर आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम किया होगा तो उसके अंदर आपने ये फीचर ऑलरेडी दिखाया होगा। तो एकदम सिंपल सा फीचर है। अगर आपका जो फंक्शन है उसके अंदर कोई पैरामीटर जो है उसको अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देना है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन ऐड है, उसके अंदर मैंने 10 पास किया है, लेकिन यहाँ पे तो 2 पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर के लिए क्या वैल्यू जाएगी, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे फंक्शन बनाते वक्त ही आप यहाँ पे पास कर सकते हो और उसको आप कुछ इस तरीके से मतलब आपके कोड के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जब आप कॉल करोगे तब यहाँ पे आपको मतलब अगर आपने एक पैरामीटर पास किया होगा तो जो दूसरा पैरामीटर है मतलब नंबर 2 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिकली 20 ले लेगा। तो 10 + 20 आपका आउटपुट के अंदर आएगा 30। उसी तरीके से अगर आपने वैल्यू पास की होगी तो नंबर 2 के अंदर क्या स्टोर होगा, तो उस केस में नंबर 2 के अंदर 20 स्टोर नहीं होगा। तो आपने जो वैल्यू यहाँ से पास किया होगा वो वैल्यू नंबर 2 के अंदर स्टोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, अगर आप वैल्यू पास करोगे तो स्टोर होगा, अदरवाइज ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और वही फैसिलिटी अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाली। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जनरली आपको पीछे से ही स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉमन है। अगर आप यहाँ पे नंबर 2 को छोड़ के नंबर 1 को डिफ़ॉल्ट बनाने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एरो फंक्शन। तो ये फैसिलिटी आप कोई भी जो टेक्निक है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, फंक्शन डिक्लेरेशन हो या फिर एक्सप्रेशन हो तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग करते हैं कॉल console.log। तो इसके अंदर डायरेक्टली मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, किसी वेरिएबल के अंदर मैं फिलहाल स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार मैंने कॉल कर लिया, दूसरी बार अभी मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है 20। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 पास किया खाली, तो 10 स्टोर होगा नंबर 1 के अंदर। उसके बाद जो नंबर 2 है उसके अंदर क्या स्टोर होगा, जो हम लोगों ने यहाँ से पास ही नहीं किया, तो नंबर 2 की वैल्यू वो ले लेगा 10। तो यहाँ पे नंबर 1 के अंदर भी था 10, तो 10 + 10 यहाँ पे आ गया आउटपुट के अंदर 20। उसके बाद यहाँ पे 10 और 5 पास किया तो 10 स्टोर होगा नंबर 1 के अंदर, और यहाँ पे 5 पास किया तो नंबर 2 के अंदर स्टोर होगा 5। तो उस केस में ये जो 10 है वो सिंपली इग्नोर कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फोर्सफुली पास किया हुआ है। तो 10 + 5 आउटपुट के अंदर आएगा 15। तो कुछ इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट फीचर है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है गेट ऑल पैरामीटर, मतलब ये जो फंक्शन है उसके अंदर आप जितने चाहो उतने पैरामीटर पास कर सकते हो और उसके ऊपर आप एक साथ ऑपरेशन कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 10, 20 लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन के अंदर एक भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया है। तो एक्चुअली ये जो टेक्निक है ये पुरानी टेक्निक है। तो इसके अंदर मतलब फंक्शन के अंदर आप 10, 20, 30, 40 जितने चाहो उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो उस केस में ये पैरामीटर आप फंक्शन के अंदर कैसे गेट करोगे, तो उस केस के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को एक यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी मिलता है, जो मतलब आप फंक्शन के लिए ये एक प्रॉपर्टी हो गया। इसके अंदर आपको जितने भी आपने यहाँ से पैरामीटर पास किए होंगे ये आर्गुमेंट्स नाम के प्रॉपर्टी के अंदर आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेरेशन वाला सिंटेक्स है वो मैंने यूज़ किया है। तो इस केस में अगर आप एरो फंक्शन यूज़ करने जाओगे तो आप देख सकते हो ये जो आर्गुमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये जो एरो फंक्शन है ये एक्चुअली स्कोप क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये आपका जो प्रोग्राम का जो ग्लोबल वेरिएबल होता है तो उसके जितनी वैल्यू होंगी उतनी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये फंक्शन के पैरामीटर आपको एरो फंक्शन के केस में नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग जितने पैरामीटर है उसको हम लोग सिंपली प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन वाला जो सिंटेक्स है वो मैंने यूज़ किया है। तो इस केस में आपको खास करके याद रखना है कि यहाँ पे आपको कुछ भी पास नहीं करना है, फंक्शन के अंदर कुछ भी पास नहीं करना है और उसके अंदर डायरेक्टली आर्गुमेंट्स वाला जो प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ कर सकते हो। और अभी हम लोग फ़िलहाल फंक्शन कॉल करते हैं।
तो यहाँ पे console.log नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन के अंदर लिख दिया है। तो फंक्शन हम लोग जनरली कॉल करते हैं तो कोमा कोमा करके जितने भी पैरामीटर होते हैं वो हम लोग कुछ इस तरीके से पास करते हैं। तो अभी हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहली बात तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा आर्ग्यूमेंट्स का, इसके अंदर की होगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 और उसके अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी 10 20 30 आप देख सकते हो यहाँ पे 20 30 जो इंडेक्स है वो खास करके मतलब 0 से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अगर आपको फंक्शन के अंदर सारे आर्गुमेंट चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से आर्गुमेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। और इसको हम लोग अभी जो एरो फंक्शन वाला जो सिंटेक्स है उसमें हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं तो आर्गुमेंट के अंदर क्या मिलता है। तो मैंने जैसे बोला जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो आर्गुमेंट्स वाला जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इन शॉर्ट हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये वाला सिंटेक्स हम लोग को इस केस में खास करके यूज़ नहीं करना है। तो जो नॉर्मल वाला सिंटेक्स है फंक्शन उसके बाद फंक्शन का नाम, तो वो वाला केस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अभी हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये जितने भी नंबर यूज़र ने पास किया होगा उसका हम लोग को करना है एडिशन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर लूप और इसके अंदर हम लोग को मिलना चाहिए इंडेक्स। तो जो इन वाला जो फॉर इन वाला जो सिंटेक्स है वो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर इन वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैंने जैसे बोला आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो अगर आपने फॉर लूप वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे ये क्या हो रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको एक भी एपिसोड स्किप नहीं करना है, हर एक एपिसोड देखना है, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके अंदर हम लोग को इंडेक्स मिल जाएगा। तो उसके बाद पहले तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं सम, जिसके अंदर टोटल स्टोर होगा। तो यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस और जो आर्गुमेंट्स है उसके अंदर इंडेक्स पास करना है। तो इंडेक्स में पास करोगा तो वैल्यू मिल जाएगी, एडिशन होगा। और हम लोग यहाँ से जो एक्चुअली हम लोग फ़िलहाल तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, लेकिन वो सिंटेक्स में यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। तो हमेशा आपको रिटर्न की आदत लगा देना है। तो अगर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा तो आपको भी आदत लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जनरली आपको मॉड्यूलराइज जितना आपका कोड हो सकता है उतना आपको मॉड्यूलराइज बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करो। मॉड्यूल में डिवाइड करना मतलब छोटे छोटे फंक्शन बनाओ, उसके अंदर पैरामीटर पास करो, उसके अंदर से वैल्यू रिटर्न करो और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे console.log उसके अंदर फंक्शन मैंने कॉल किया और अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो जितने भी नंबर आप यहाँ पे पास करोगे उसका एडिशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अगर आपने तो इसको मैं फिर से कॉल करता हूँ, तो इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करो तो भी आपका एडिशन होगा, 3 पैरामीटर पास करो तो भी आपका एडिशन होगा। मतलब जितने चाहो उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हो, उसको आप मल्टीपल टाइम कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन का यही फ़ायदा है, एक बार डिक्लेयर कर दो उसके बाद जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड ये जो टेक्निक अभी हम लोगों ने देखा ये एक्चुअली है पुरानी टेक्निक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अभी के जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है ये वाली टेक्निक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये वाला टेक्निक भी पता होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट वाली जो टेक्निक है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो वो टेक्निक का जो नाम है उसको स्पेशली बोलते हैं रेस पैरामीटर और उसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर आपको कंपलसरी वेरिएबल यहाँ पे लिखना है और वेरिएबल के आगे आपको स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है जिसके अंदर 3 टाइम डॉट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एरे फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, तो वो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे उसके अंदर वेरिएबल आपको डिफाइन करना है और स्प्रेड ऑपरेटर आपको कंपलसरी यूज़ करना है। और जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं वो सिंपल है, जैसे हम लोग ऊपर कॉल कर रहे थे फंक्शन उसी तरीके से आपको फंक्शन कॉल करना है। लेकिन इसके अंदर जो परम्स है, मतलब ये जो वेरिएबल है इसका तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल तो मैंने उसका नाम रखा है परम्स, मतलब पैरामीटर्स। तो ये जो परम वेरिएबल है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एरे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपको इसके अंदर मिलता है एरे, तो इसका तो इंडेक्स सिंपल है, एरे है।
तो इसका इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होगा 0 से, मतलब नंबर। और ऊपर के केस में क्या हो रहा था, तो इसके अंदर हम लोग को की फॉर्म में इंडेक्स हम लोग को मिल रहा था और आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये हम लोग को मिल रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये हो गया हमारा एरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिंपल जो फंक्शन डिक्लेरेशन वाला सिंटेक्स है। और अभी ये जो सिंपल ये जो टेक्निक है रेस्ट पैरामीटर वाली, जो स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको आप एरो फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो डेवलपर है वो जनरली स्प्रेड ऑपरेटर वाला ये सिंटेक्स जनरली फॉलो करते हैं। इसके अंदर हम लोग को पूरा क्लियर दिखता है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आने वाली और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला केस है इसके अंदर कभी ग्लोबल हो जाता है, कभी लोकल वेरिएबल बन जाता है, तो इस केस में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो वो कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए ये स्प्रेड ऑपरेटर वाली जो टेक्निक है ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और हो सके तो आपको भी यूज़ करना है। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे आपको डॉट 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 लिखना है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना चाहो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एरे लिख दिया है, मतलब ARR, और इसको हम लोग फिलहाल प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम लोग एडिशन वाला लॉजिक लगाएंगे। तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एरो फंक्शन, तो यहाँ पे एरो डालना मत भूलना, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे एरे मिल रहा है। तो उसके नीचे अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं किया है, और ऊपर से हम लोगों ने उसको console.log के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो मैं निकाल देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल हम लोग को एरे मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसके अंदर एडिशन करते हैं। तो सिंपल है, जो पुराना जो कोड है लॉजिक वाला वही यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ और पुराना कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें से मैं जो लॉजिक है वो सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ सिंपल एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग को स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम और सेम वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो लॉजिक तो हमारा यहाँ पे सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर पास करना है और वेरिएबल तो कंपलसरी लिखना है। तो पहले तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअली हमारा जो वेरिएबल है वो है एरे, तो वही आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे फॉर ऑफ वाला जो सिंटेक्स है फॉर लूप का वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं यही सिंटेक्स रखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीपल टाइप का जो पैरामीटर है वो पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले 3 पैरामीटर पास किया, फिर 2 पैरामीटर पास किया, और ऊपर यहाँ पे है 5 पैरामीटर। तो सभी केस के अंदर फंक्शन रन होगा, और जितने ही पैरामीटर आप पास करोगे आपका एडिशन यहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप जो स्प्रेड ऑपरेटर है और जो मतलब रेस्ट पैरामीटर वाले जो टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर जितने चाहो उतने पैरामीटर आप फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों टेक्निक आपके पास है। तो ये पुरानी टेक्निक है जिसके अंदर आर्गुमेंट्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और ये जो लेटेस्ट वाली टेक्निक है उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं रेस्ट पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग को और एक फैसिलिटी मिलती है, मतलब जो रेस्ट पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जितने चाहो उतने पैरामीटर तो हम लोग पास कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया, जैसे नंबर 1, नंबर 2, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे तो 5 वैल्यू पास किया। तो क्या होगा, तो ये जो पहली वैल्यू है वो नंबर 1 के अंदर स्टोर होगा, फिर ये जो दूसरी वैल्यू है वो नंबर 2 के अंदर स्टोर होगा, और बाकी बचे जो पैरामीटर है वो आपके जो स्प्रेड ऑपरेटर वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर सारे के सारे वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। तो इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो 10, 20 सेपरेट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि नंबर 1 के अंदर सेपरेट वैल्यू है, नंबर 2 के अंदर 20 वो सेपरेट वैल्यू है, और उसके बाद परम्स वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये जो बाकी बचे जो वैल्यू है वो आपके ये जो परम वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो बाकी बचे मतलब क्या हो गया, रेस्ट पैरामीटर। तो ये बाकी बचे जो पैरामीटर है वो आपके जो
वेरिएबल है, लास्ट वाला वेरिएबल जो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ आपने यूज़ किया है उसके अंदर वो स्टोर कर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेस पैरामीटर। मतलब ऑल दी रेस रिमेनिंग पैरामीटर्स इट विल बी स्टोर इन दिस परम्स वेरिएबल, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल रेस पैरामीटर। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और उसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो नंबर 1 में यहाँ पे खाली ले रहा हूँ और इसको हम लोग console.log लिखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में प्रिंट करता हूँ, उसके नीचे एरे हम लोग प्रिंट करते हैं और अभी हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पास की है 5 वैल्यू, तो जो 10 है वो नंबर 1 के अंदर स्टोर होगा और जो बाकी बचे हैं 20, 30, 40, 50 वो स्टोर हो जाएगा आपका एरे वेरिएबल के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एरे प्रिंट हो रहा है। उसी तरीके से ये नीचे वाला जो भी है यहाँ पे जो पहला वैल्यू है वो नंबर 1 के अंदर, ये भी नंबर 1 के अंदर, बाकी बचे सारे जो वैल्यू है वो आपके स्टोर होंगे इस एरे वेरिएबल के अंदर। तो लास्ट में तो यहाँ पे एक ही वैल्यू था, तो एक वैल्यू स्टोर हुआ, लेकिन वो हमेशा एरे फॉर्म में ही स्टोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप यहाँ पे रैंडम पैरामीटर पास कर सकते हो, तो उस केस में आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को मल्टीपल टाइप के फंक्शन हम लोग को मिलता है, जिसके अंदर जनरली मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो आपको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है और जो एरो फंक्शन वाला जो टेक्निक है वो आपको जनरली यूज़ करना है। तो इसके अंदर मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर हम लोग जो एरो फंक्शन है और जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसी के साथ जो एरे फंक्शन जो हम लोगों ने सीखे थे रेडियस, मैप, फिल्टर, उसका हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरे पास कर रहे थे, फिर उसको फॉर लूप चला के हम लोग यहाँ पे उसका सम हम लोगों ने रिटर्न किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा जो कोड है इसको आप एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हो। तो वो कैसे, तो वो अभी हम लोग करते हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ फिलहाल कमेंट के अंदर और इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड और हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर एरे, उसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रिड्यूस फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ रिड्यूस फंक्शन। तो रिड्यूस फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जनरली जब हम लोग को सारे जो वैल्यू है उसका हम लोग को एडिशन करना हो या फिर उसको कॉन्केट करके कुछ एक वैल्यू रिटर्न करना हो, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं रिड्यूस फंक्शन। तो अगर आपने ये रिड्यूस फंक्शन वाला जो एपिसोड है एरे फंक्शन वाला वो अगर नहीं देखा है तो वो एपिसोड आपको कंपलसरी देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फिल्टर है, मैप है, रिड्यूस है, ये फंक्शन हम लोग मतलब हमेशा हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। जब भी हम लोग रिएक्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, खास करके ब्राउज़र के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो ये फंक्शन हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको ये जो पिछला एपिसोड है एरे फंक्शन वाला वो आपको ज़रूर देख लेना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसके अंदर हम लोग फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पुरानी टेक्निक में फिर से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से रिटर्न और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, तो पहले तो करना है टोटल और उसके बाद वैल्यू के साथ हम लोग को एडिशन करना है। तो रिड्यूस के अंदर हम लोग को यहाँ पे और एक वेरिएबल पास करना पड़ता है जो है टोटल, और इसके अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा हम लोग को 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर वाला जो लॉजिक देख सकते हो आप, इसके अंदर हम लोग को अलग से इनिशियलाइजेशन करना, एडिशन करना पड़ता है। तो वो सब आपको ये रिड्यूस के अंदर नहीं करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग रिड्यूस यूज़ करते हैं। तो ऊपर का जो फंक्शन का जो आउटपुट था वही हम लोग को आउटपुट यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो इसको हम लोग रन करते हैं, नोड फाइल का नाम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 150, 60 और 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग टाइम हम लोगों ने कॉल किया। तो कुछ इस तरीके से आप रिड्यूस फंक्शन यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसका और जो शॉर्ट फंक्शन है वो हम लोग अभी बनाते हैं। तो अलग अलग कॉपी में क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये पुरानी टेक्निक हो गया और इसके अंदर जो लाइन का कोड है वो बहुत ज़्यादा है
उसके बाद हम लोगों ने लाइन ऑफ कोड थोड़ा कम किया यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। अभी हम लोग इसको और थोड़ा कम करते हैं। तो ये जो रिड्यूस फंक्शन है इसके अंदर तो एक ही वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो जब एक ही वैल्यू रिटर्न होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। तो वही टेक्निक अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो फंक्शन मैंने निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे एरो लगा दिया और इसको कर्ली ब्रैकेट हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग एक ही वैल्यू रिटर्न करते हैं तब। और ये जो रिटर्न कीवर्ड है वो भी आपका निकल जाएगा और आपका जो रिड्यूस फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से एक ही लाइन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं तो भी आपका आउटपुट सेम टू सेम और अच्छे से रन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप आपका जो कोड है वो शॉर्ट कर सकते हो। तो इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ और इसको हम लोग फिर से यहाँ पे रखते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ऐड है इसके अंदर फिर से यहाँ पे एक ही वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हम लोग इसको ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट निकाल देते हैं और इसको हम लोग एरो फंक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रखा ही है। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हम लोग की यहाँ पे थी टोटल 7 लाइनें, 7 to 8 लाइन आप देख सकते हो, उसको हम लोगों ने एक ही लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपका जो कोड है वो पूरा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट की जो फैसिलिटी है वो आपको यूज़ करना है। पहले तो हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो सेम आउटपुट हमारा आ रहा है, मतलब हमारा कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपका जो बड़ा जो मतलब बहुत सारी लाइन का जो कोड है उसको आप एकदम स्वीट, सिंपल, एकदम करेक्ट और क्लीन फॉर्मेट में आप कुछ इस तरीके से कोडिंग कर सकते हो। तो ये जो कोडिंग है इसके ऊपर मैंने मतलब बहुत सालों का मेरा काम है, इसलिए मैं ये कोड इतना पास कर पाता हूँ। तो खास करके जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर से, तो उनको खास करके यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। और जो फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी हर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर अलग अलग एपिसोड बना के रखा है और हर एक टॉपिक के बाद आपको खुद प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको आइडिया आएगा और मतलब आपको आदत लगेगी किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटेक्स लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करना कंपलसरी। अगर आपने एपिसोड एक बार देखा तो एटलीस्ट उसकी आपको 10-20 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिससे मैं एपिसोड के अंदर एग्जाम्पल करवाता हूँ तो उसी टाइम आपको वीडियो पॉज करके डायरेक्टली प्रैक्टिकल करना है, कंसोल करके देखना है, एरो लगाओ, एरो यहाँ पे निकाल के देखो क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्रिंट करके देखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एकदम पहले मैंने सिंपल लॉजिक लिखा, उसके बाद हम लोगों ने उसको थोड़ा शॉर्ट किया, फिर और थोड़ा शॉर्ट किया, फिर उसके बाद और थोड़ा शॉर्ट किया। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, तभी आपको ग्रैपिंग आएगा और आपको खुद पता चलेगा किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के साथ खेल सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और आपको मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी ज़रूर चेक करते रहना है, क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है और मतलब जो भी कोडिंग के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो एक्स्ट्रा मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, लिंक्डइन पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर चेक कर लेना है। और फ्रेंड अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, तो आप देख सकते हो एपिसोड 1 से मैंने पूरा ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, जहाँ पे HTML CSS से मैंने स्टार्ट किया है। जो बेसिक प्रोग्रामर मतलब जो बेसिक कोडिंग सीखने वाले उनको खास करके सीखने में काफ़ी इजी होता है HTML और CSS। तो HTML के ट्यूटोरियल मैंने बना के रखे हैं, CSS के ट्यूटोरियल मैंने बना के रखे हैं, कस्टम डिज़ाइन। उसके बाद थोड़ा जो आगे जैसे हम लोग जाते हैं उसके बाद लेवल मैंने बढ़ाया, उसके अंदर बूटस्ट्रैप हुआ, फिर उसके बाद टेलवाइन CSS हुआ। ऐसे मैंने अलग अलग पूरी सीरीज़ बना के रखा है। उसके साथ ही साथ अगर आपको वेब डिज़ाइनर के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको इमेज एडिटिंग भी थोड़ा आना चाहिए, तो उसके मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कोड मैनेज करते हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे तो आपको गिट और गिटहब के बारे में पता होगा। लेकिन जो बिगिनर लोग हैं उनके साथ आप ये मेरे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो। उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल स्टार्ट किए। तो मेरे सजेशन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको मतलब कोई और एक लैंग्वेज के अंदर काम कर लेना है। तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, खास करके जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो उनको पाइथन, जावा, सी ऐसी कोई लैंग्वेज पकड़ के आपको पहले कोडिंग सीखना स्टार्ट करना है।
तो अगर आपको कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है, प्रोग्रामिंग खास करके, तो आप एपिसोड 100 मतलब मेरी पाइथन वाली ट्यूटोरियल देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे ट्यूटोरियल मैंने फ्रीली मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने अपलोड करके रखा है। तो अगर ये सारे ट्यूटोरियल आपको हेल्प कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू मतलब जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये सारे ट्यूटोरियल आप उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।